नमस्कार स्टूडेंट, सोल्ट्री के ई प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में अपने जीवाश्म पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अपने वहां तक पढ़ दिया था कि कौन कौन से जीवाश्म पदार्थ मृदा के उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब आगे अपने देखेंगे CN रेशियो, कार्बन नत्रजन अनुपात। क्या होता है कार्बन नत्रजन अनुपात? तो बात करते हैं कार्बन नत्रजन अनुपात के बारे में। कार्बन नत्रजन अनुपात क्या होता है? कार्बन नत्रजन अनुपात मृदा में उपस्थित कार्बन की कुल मात्रा तथा मृदा में उपस्थित नत्रजन की कुल मात्रा का जो अनुपात होता है उसे क्या कहा जाता है? कार्बन नत्रजन अनुपात कहा जाता है। तो मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा अपॉन मृदा में उपस्थित या मृदा में प्राप्त नत्रजन की कुल मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? कार्बन नत्रजन अनुपात कहा जाता है। अब कार्बन क्या करता है? पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है और नत्रजन को प्रमुख पोषक तत्वों के रूप में, प्रमुख या मुख्य पोषक तत्वों के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब अपने बात करते हैं कि सामान्य अगर मृदा की बात करें, ह्यूमस की बात करें या जो फलीदार फसलों में का CN रेशियो होता है उनके बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सामान्य मृदा की। सामान्य मृदा का जो नत्रजन अनुपात होता है वो 10:1 से लेकर 12:1 के मध्य का होता है। तो 10:1 से 12:1 के मध्य जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? सामान्य मृदा का कार्बन नत्रजन अनुपात कहलाता है। उसके पश्चात अपने बात करें दलहनी फसलों में जो CN रेशियो होता है, दलहनी नस्लों का जो CN रेशियो होता है वो 20:1 से लेकर 30:1 के मध्य होता है। तो ये क्या कहलाता है? दलहनी फसलों में जो मृदाएं होती है उनका जो CN रेशियो अगर की बात की जाए तो 20:1 से लेकर 30:1 तक होता है। ठीक है। अगर उसके पश्चात अपने बात करते हैं ह्यूमस की, तो ह्यूमस का जो CN रेशियो होता है वो 10:1 होता है। ह्यूमस का जो CN रेशियो होता है या CN अनुपात जो रखा जाता है वो कितना होता है? 10:1 रखा जाता है। अगर अपने बात करें सूक्ष्म जीवों युक्त जो मृदाएं होती हैं उनमें सूक्ष्म जीव युक्त जो मृदा होती है जो उनका जो CN रेशियो होता है वो होता है 4:1 से लेकर 9:1 के मध्य। 4:1 से लेकर 9:1 के मध्य होता है। अगर जो कृषि अपशिष्ट मिले हुए मृदा होती है जिसमें कृषि अपशिष्ट मिले होते हैं या कृषि अपशिष्ट जो होते हैं उनका CN रेशियो पूछा जाए तो कृषि अपशिष्ट का जो CN रेशियो होता है वो होता है 100:1। तो ये होते हैं कुछ सामान्य CN रेशियो, कार्बन नत्रजन अनुपात। दोबारा बता देता हूं, मृदा में कार्बन और नत्रजन के जो प्राप्यता होती है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? कार्बन नत्रजन अनुपात कहा जाता है। कार्बन क्या करता है? पौधों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है और नत्रजन मुख्य पोषक तत्व के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगर अपने बात करें सामान्य मृदा की, तो सामान्य मृदा का जो कार्बन नत्रजन अनुपात होता है वो कितना होता है? 10:1 से लेकर 12:1 तक होता है।
उसके पश्चात अगर अपने बात करें दलहनी फसलों, जिन मृदाओं में दलहनी फसलें लगाते हैं उनका जो सीएन रेशियो होता है वो कितना होता है 20:1 से लेकर 30:1 के मध्य होता है। 20:1 से 30:1 तक होता है। अगर बात की जाए ह्यूमस की, ह्यूमस जो डिकम्पोजिशन पदार्थ होता है तो उसका जो सीएन रेशियो होता है वो कितना होता है 10:1 रखा जाता है। सूक्ष्म जीवों की अगर अपने बात करें, सूक्ष्म जीव युक्त मृदा का जो सीएन रेशियो होता है वो कितना होता है 4:1 से 9:1 के मध्य तक होता है। और कृषि अपशिष्ट का अगर बात करें, जो कृषि अपशिष्ट होते हैं उनका जो सीएन रेशियो होता है वो कितना होता है 100:1 से 100:1 होता है। उसके पश्चात अपने बात करते हैं नाइट्रोजन जो प्राप्य होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है, अमीनीकरण क्या होता है और अमोनियाकरण क्या होता है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। अगर अपने बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में तो सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र में अपने क्या क्या पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो किस प्रकार पौधों को उपलब्ध होती है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से क्या करेंगे, जो राइजोबियम जीवाणु है वो क्या करेंगे नाइट्रोजन को क्या करेंगे स्थिरीकरण करेंगे। राइजोबियम क्या करेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन को क्या किया जाता है स्थिरीकरण किया जाता है। उसके पश्चात ये किसमें परिवर्तित होती है NH3 और NH4 अमोनियम और अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। अमोनियम और अमोनिया। वायुमंडलीय नाइट्रोजन से राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं और किसमें परिवर्तित कर देते हैं अमोनिया और अमोनियम में। अमोनियम और उसके पश्चात नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया सोमोनास जीवाणु द्वारा किसमें परिवर्तित किया जाता है NO2, ठीक है, क्या किस रूप में होती है नाइट्राइट। इसके पश्चात नाइट्रोबैक्टर द्वारा इसे किसमें परिवर्तित किया जाता है NO3-, यानी कि जो सबसे ज्यादा पौधों को उपलब्ध होती है उसमें परिवर्तित किया जाता है। सबसे ज्यादा पौधे किसमें उपलब्ध करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध करते हैं। ये हो गई नाइट्रेट फॉर्म नाइट्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है राइजोबियम जीवाणु क्या करेंगे इसे स्थिरीकरण करेंगे। स्थिरीकरण करने के पश्चात इसे क्या करेंगे अमोनिया या अमोनियम में परिवर्तित करते हैं। अमोनिया या अमोनियम में परिवर्तन होने के पश्चात इसमें क्या होता है नाइट्रीकरण की क्रिया होती है और नाइट्रीकरण की क्रिया के पश्चात ये क्या होता है नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु होते हैं वो इसको किसमें परिवर्तित करते हैं नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। और नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर के द्वारा किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। अब नाइट्रेट से क्या होता है ये पौधों को प्राप्त हो जाती है। नाइट्राइट से कौन प्राप्त करेंगे इसे पौधे, प्लांट्स के द्वारा इसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। कोई भी जैसे प्लांट है तो उनके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, प्लांट या पौधों द्वारा ग्रहण करना। ठीक है।
नाइट्रेट को पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। पोषक तत्व जो होते हैं जो नाइट्रोजन होती है वो पोषक तत्व मुख्य रूप से नाइट्राइट के रूप में पौधों को उपलब्ध होती है। तो ये क्या करेंगे, पौधे इसको प्राप्यावस्था में ले लेंगे। जब इसे पशु जंतु या खाएंगे, पशुओं द्वारा खाया जाएगा। जब इन दोनों का डिकम्पोजिशन होता है या इनकी मृत्यु होती है तो इसके पश्चात ये दोबारा किसमें परिवर्तित हो जाती है, अमोनिया में। किसमें परिवर्तित हो जाती है, अमोनिया में। इस क्रिया को कहा जाता है अमोनीकरण। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अमोनीकरण। यहाँ क्या है, जंतु या पशुओं द्वारा क्या कर ली जाएगी, इसे ग्रहण की जाएगी। पशुओं या जंतुओं द्वारा इसे ग्रहण की जाएगी, पादपों को ग्रहण करेंगे। इन दोनों का जब डिकम्पोजिशन होगा या इन दोनों की जब मृत्यु होती है या डिकम्पोजिशन होता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अमोनीकरण कहा जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, अमोनीकरण कहलाती है। अब जब नाइट्रोजन नाइट्रेट से या नाइट्रेट फॉर्म से डायरेक्ट किसमें, वायुमंडल में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, नाइट्रेट फॉर्म से डायरेक्ट किसमें परिवर्तित हो जाती है, नाइट्रेट में। वायवीय जो क्रिया होती है या क्रियाशील नाइट्रोजन अक्रियाशील नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्रिया नाइट्रेट से अक्रिय में, यानी कि नाइट्रेट से वायुमंडलीय नाइट्रेट में टूटना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण के कारण होता है। यह जो मुख्य क्रिया होती है यह मुख्य रूप से स्यूडोमोनास तथा माइक्रोकोक्स जो बैक्टीरिया होते हैं, स्यूडोमोनास और माइक्रोकोकस, स्यूडोमोनास और माइक्रोकोक्स जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा, जो अवायवीय जीवाणु होते हैं उनके द्वारा प्रवर्तित। दोबारा बता देते हैं कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहले अपने क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन से राइजोबियम जीवाणु, सबसे पहले क्या आएंगे, राइजोबियम जीवाणु। इनके द्वारा क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को वायुमंडल से स्थिर किया जाता है। मुख्य रूप से राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो दलहनी फसलों की जड़ों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या करेंगे, स्थिर करेंगे। स्थिर करने के पश्चात किसमें परिवर्तित कर देते हैं, अमोनियम या अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। अमोनियम या अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। इसके पश्चात नाइट्रीकरण की क्रिया होती है। नाइट्रीकरण की क्रिया के पश्चात क्या होगा, नाइट्रीकरण की क्रिया में नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा इसे किसमें परिवर्तित किया जाता है, नाइट्राइट में। किसमें परिवर्तित किया जाता है, नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है। अब नाइट्राइट से नाइट्राइट से क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर क्या करेंगे, जीवाणु जो है इसे किसमें परिवर्तित करेंगे, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देंगे। किसमें परिवर्तित कर देंगे, नाइट्रेट में। यानी कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होती है, पौधे जिसे सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं जिस रूम में नाइट्रोजन को, उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। जब ये नाइट्रेट में परिवर्तित होगी तो इसे क्या करेंगे, पौधे क्या ग्रहण कर लेंगे। पौधों के ग्रहण करने के पश्चात जब पौधे इन्हें ग्रहण कर लेंगे तो पौधों से कौन ग्रहण करते हैं, पशु या जीव जंतुओं द्वारा पौधों को ग्रहण कर लिया जाता है। घास फूस जो होती है उसे जंतुओं या पशुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इससे किसी में चलेगी, जंतुओं में भी चलेगी, प्लांट्स में भी है। जब ये दिनों की डेथ होती है या इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, डायरेक्ट किस में परिवर्तित होगी, अमोनिया में। अमोनिया में जो परिवर्तित होगी इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, अमोनीकरण कहा जाएगा। यानी कि डिकम्पोजिशन के पश्चात जब ये किसमें परिवर्तित होगी, अमोनिया में परिवर्तित होगी, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अमोनीकरण कहलाता है। उसके पश्चात विनाइट्रीकरण क्या होता है, जब नाइट्रेट फॉर्म से यानी कि क्रियाशील से अक्रियाशील, नाइट्रेट से इसमें वायुमंडल में चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, विनाइट्रीकरण कहा जाता है।
नाइट्रेट से वायुमंडलीय नाइट्रेट में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, माइक्रोकोकस और स्यूडोमोनास। इन्हें क्या अवायवीय जीवाणु होते हैं, वायु की अनुपस्थिति में ये क्रिया करते हैं। तो माइक्रोकोकस और स्यूडोमोनास अवायवीय जो जीवाणु होते हैं, एक इसे किस में परिवर्तित कर देते हैं? क्रियाशील से अक्रियाशील में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। इसके पश्चात अपने बात करते हैं कि स्थिरीकरण क्या होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि स्थिरीकरण क्या होता है और खनिजीकरण क्या होता है। स्थिरीकरण और खनिजीकरण, एक होती है कार्बनिक नत्रजन, दूसरा होता है अकार्बनिक नत्रजन। कार्बनिक नत्रजन और अकार्बनिक नत्रजन मुख्य रूप से दो फॉर्म में होती है। कार्बनिक जो पौधों को उपलब्ध नहीं होती, और अकार्बनिक जो नत्रजन होती है वो पौधों को उपलब्ध होती है, प्राप्य रूप में होती है। जब अकार्बनिक से कार्बनिक में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्थिरीकरण कहा जाता है। स्थिरीकरण या मोबाइलाइजेशन कहलाता है, स्थिरीकरण कहलाता है। अगर कार्बनिक नत्रजन से किस में परिवर्तित होती है? अकार्बनिक में परिवर्तित होती है, इसे क्या कहा जाता है? खनिजीकरण। नत्रजन का अकार्बनिक से कार्बनिक में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है। और कार्बनिक से अकार्बनिक में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? खनिजीकरण कहलाता है। तो कार्बनिक खनिजीकरण क्या होता है कि मृदा में जो नाइट्रोजन है वो क्रियाशील से अक्रियाशील में चली जाती है, स्थिरीकरण हो जाती है, उसका क्या हो जाता है? स्थिर हो जाती है। उसके पश्चात कार्बनिक से किसमें बदलती है? अकार्बनिक में। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन कहा जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि अमीनीकरण क्या होता है और अमोनीकरण क्या होता है। अमीनीकरण क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का किसमें? अमीनो अम्लों में। कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्लों में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? अमीनीकरण कहा जाता है। तो इसमें कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्लों में परिवर्तन, अमीनो अम्लों में परिवर्तन एंजाइम द्वारा जो ये क्रिया होती है, कार्बनिक पदार्थ किसमें बदल जाते हैं? अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? अमीनीकरण कहा जाता है। अमीनीकरण कहा जाता है कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्लों में परिवर्तन। उसके पश्चात नेक्स्ट जो अपने बात करते हैं अमीनीकरण की, तो बता दिया मैंने कि कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्लों में जब परिवर्तन होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? अमीनीकरण। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या होगा? अमीनो अम्लों का अमोनियम में परिवर्तन होना, अमोनियम में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अमोनीकरण कहलाता है। एंजाइम की उपस्थिति में होती है, वह जल अपघटन की क्रिया है, जल हाइड्रोलाइटिक अपघटन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो इसकी अगर देखा जाए तो NH2 को जब जल के साथ क्रिया हाइड्रोलाइटिक जल अपघटन करवाया जाएगा, जल के साथ जब क्रिया करवाई जाएगी तो क्या बनेगा?
ROH प्लस NH3, ये क्या बनेगा? अमोनियम बनेगा। तो जब अमीनो अम्लों को किसके साथ, जल के साथ क्रिया कराई जाएगी एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइमों की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी इसे क्या कहेगा? अमोनीकरण कहा जाता है, अमोनीकरण कहा जाता है। इसमें कुछ ऊर्जा भी निकलती है, ऊर्जा या एनर्जी। तो सबसे पहले अमीनो अम्ल क्या किसमें परिवर्तित होंगे? जल अपघटन की क्रिया करवाई जाएगी, एंजाइम की उपस्थिति में करवाई जाएगी, तो इसमें अमोनियम बनेगा। अमोनियम और ऊर्जा निकलती है, कुछ मात्रा में इसमें ऊर्जा भी निकाली जाती है या ऊर्जा निकलती है। इसके पश्चात बात करते हैं अपने नाइट्रीकरण के बारे में कि नाइट्रीकरण क्या होता है। तो नाइट्रीकरण होगा अमोनिया और अमोनियम में परिवर्तन की जो क्रिया होती है, अमोनियम और अमोनिया में जो परिवर्तन की क्रिया क्या होती है वो क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अमीनो अम्ल जब किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्या होगा? ऑक्सीकरण, या ऑक्सीजन की वायवीय जो जीवाणु होंगे, वायवीय जीवाणु होते हैं उनके द्वारा होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम बनता है और ऊर्जा निकलती है और कुछ जल के अणु भी निकलते हैं। उसके पश्चात जब इसी में अमोनियम को क्रिया करवाई जाती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा? नाइट्रेट बनती है, नाइट्रेट। यहां क्या बनेगा? नाइट्राइट। दोबारा देखते हैं, अमोनियम जो होते हैं मुख्य रूप से अमीनो अम्ल जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं वायवीय जीवों की उपस्थिति में, वायवीय जीवों की जब उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? नाइट्रेट का निर्माण होता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? कौन से जीवाणु? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में होती है। तो इसे क्या किसका निर्माण होगा? नाइट्राइट का निर्माण होगा। दोबारा, जब अमीनो अम्ल ऑक्सीजन या वायवीय जीवाणुओं की उपस्थिति में नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु होते हैं उनसे क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? नाइट्राइट का निर्माण करते हैं और कुछ जल के अणु व कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इसी नाइट्रेट को या नाइट्राइट को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करवाई जाएगी तो किसमें परिवर्तन हो जाएगी? नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें जो जीवाणु उपस्थित होते हैं वो कौन से होते हैं? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। अमोनियम को जो नाइट्राइट है उसको जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु होते हैं उनकी उपस्थिति में, तो किसमें परिवर्तित कर देते हैं? नाइट्राइट में, नाइट्रेट में। पढ़ा था अपने NO2 से, किसमें पढ़ा था? NO3 में। किसके द्वारा होता है? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। तो ये जो क्रिया पड़ी थी अपने नाइट्रोजन चक्र के में, वही क्रिया यहाँ होती है। ये जो नाइट्राइट है, इसको जब ऑक्सीजन में नाइट्रोबैक्टर के द्वारा क्रिया करवाई जाएगी तो किसमें? नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे क्रियाशील कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए नाइट्राइट को, जो नाइट्रोजन होती है किस रूप में ग्रहण किया जाता है? NO3- के रूप में। कुछ पौधे होते हैं जो NH4 प्लस अमोनिया के रूप में भी ग्रहण करते हैं, जैसे गन्ना हुआ, आलू हुआ, धान हुआ, गन्ना, आलू, ये सब किसके रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। बाकी जितनी भी फसलें होती है वो किसके रूप में ग्रहण की जाती है? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। तो ये समझ में आ गया होगा। जब अमीनो अम्लों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोसोमोनास के द्वारा किसमें परिवर्तित किया जाता है? नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है। इसी नाइट्रेट को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे किसके उपस्थिति में? नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में, तो ये किसे परिवर्तित कर देगा? नाइट्रेट में परिवर्तित कर देगा और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रीकरण कहा जाता है। नाइट्रीकरण जो आपने पढ़ी थी इधर में कि अमोनिया से किसमें? नाइट्राइट, और इसमें परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात अपने पढ़ते हैं विनाइट्रीकरण। बता दिया मैंने, स्यूडोमोनास और माइक्रोकोकस जो
जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं, अवायवीय जीवी, अवायवीय जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, किसमें NO3 से किसमें परिवर्तित कर देते हैं, N2 में। यानी कि ये कौन सी होती है, क्रियाशील, ये क्रियाशील होगी और ये क्या होती है, अक्रियाशील, तो ये इसमें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, विनाइट्रीकरण कहा जाता है, विनाइट्रीकरण किसके द्वारा होती है, सुडोमोनास और माइक्रोकोकस द्वारा होती है, अवायवीय जीव होते हैं। ठीक है, नाइट्रीकरण किसके द्वारा होती है, वायवीय। अगर पूछा जाए नाइट्रीकरण की जो क्रिया होती है नाइट्रीकरण की, वो किसकी उपस्थिति में होती है, वायवीय जीवाणु, वायवीय। और जो विनाइट्रीकरण होता है, विनाइट्रीकरण डिटेल में बता देता हूं। नाइट्रीकरण में क्या होता है, करण में एक तो होता है वायवीय जीवाणु होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है नाइट्रोबैक्टर और दूसरा कौन सा होता है, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, इसी के अगर विनाइट्रीकरण की बात करें, विनाइट्रीकरण की, इसमें अवायवीय जीवाणु होते हैं और कौन कौन से होते हैं, माइक्रोकोकस और दूसरा होता है सूडोमोनास। ठीक है, ये दो मुख्य क्रियाएं होती है, विनाइट्रीकरण और नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में इसमें वायवीय क्रियाएं होती हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, और विनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है, माइक्रोकोकस और सूडोमोनास के द्वारा होता है। ये कुछ था आपके नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, CN रेशियो क्या होता है, तथा जो स्थिरीकरण क्या होता है, मिनरलाइजेशन क्या होता है, खनिजीकरण क्या होता है, अमीनीकरण क्या होता है और अमोनीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है और विनाइट्रीकरण क्या होता है। इसके बाद अपने बात करेंगे ये जो जीवाणु होते हैं जैसे एक्टिनोमाइसीट्स, जीवाणु कवक, ये किस प्रकार मृदा में काम करते हैं, तथा मृदा में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सी फसल के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।